संजय कुमार जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, इस जजमेंट को? देखिए, कई इसके इम्पोर्टेंट पहलू हैं जिन पे इसको चैलेंज किया गया था। देखिए, क्या है कि मुझे याद है मैं उस दिन कोर्ट में ही था जब तकरीबन 23 के करीब एप्लीकेशंस हो गई थी और लोग मेंशन कर रहे थे पांचों जजेस के समक्ष के हमारे भी एप्लीकेशंस हैं। तो कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अब हम कोई भी एप्लीकेशन नहीं लेंगे, कोई भी फ्रेश पिटीशन एंटरटेन नहीं होगी इस विषय पे, और इन सब पिटीशंस को जोड़ के हम अपना इसकी सुनवाई शुरू करेंगे। ये मैं आपको साढ़े तीन साल प्री कोरोना का बता रहा हूं। उसके बाद बेसिकली इसमें इसको चैलेंज किन ग्राउंड्स पे किया गया था, उनका अवलोकन यहां करना निहायत आवश्यक है। अगर आप देखें कि कौन कौन सी ग्राउंड्स को उसको चैलेंज किया गया था, क्या वो लीगल पहलू थे जो बार बार ये भी कह रहे थे कि ये जो कदम उठाया गया है ये सही है कि नहीं है, उन पहलुओं को जानना भी बहुत आवश्यक है। अगर आप कहें तो मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूं। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले बात, कोई भी इस तरह का अगर कानून पास किया जाता है तो 370 में ही लिखा है कि स्टेट को उसका अप्रूवल करना पड़ेगा, और स्टेट का मायना इन जिन लोगों ने चैलेंज किया उनके हिसाब से था स्टेट असेंबली को अप्रूव करना चाहिए। 370 में तीसरे क्लॉज में लिखा हुआ है कि जब आप अगर इसको तरमीम करना चाह रहे हैं या हटाना चाह रहे हैं, 370 को चेंज करना चाह रहे हो प्रोविजन को, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास वो पावर है, ना कि किसी और के पास। तो 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी तब तक थी, यानी कि एक लंबा अरसा 7-8 साल तक संविधान के आने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां पे हुआ करती थी जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस चीज को सही समझा कि ये परमानेंट फीचर है, इट इज नॉट ए फीचर विच कैन बी चेंज्ड। इसी वजह से उन्होंने इसको चेंज करने के लिए कुछ नहीं कहा। फिर बात उठी इस तरह की कि जैसे जो गवर्नर हैं उन्होंने किस में ओथ लिया, आपको मालूम है उस वक्त जो गवर्नर ने अपनी ओथ ली थी काम करने की, वो ली थी जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो क्या जिसके तहत मैंने ओथ ली है मैं उसी को एब्रोगेट कर सकता हूं? ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आई थिंक मुद्दा था। तो इस तरीके से कई चीजें। फिर क्या पार्लियामेंट के पास पावर थी, पार्लियामेंट की अमेंड करने की क्षमता, कौन सा नियम लगना चाहिए था, जो 368 में पावर्स दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस तरह से आप अमेंड कर सकते हैं। क्या उनको 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता थी या सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता थी, या 50% स्टेट्स का भी अप्रूवल होना चाहिए था। तो ये तमाम पहलू थे जिन पर इसको चैलेंज किया गया था, और उसके बाद आज आपने जो निर्णय देखा, इन्हीं तमाम मुद्दों पे निर्णय आया, जैसा अभी अमन भी बता रहे थे, और उस निर्णय पे आई थिंक बाद में चर्चा होगी अभी इस कार्यक्रम। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा क्योंकि आपने वो कारण गिनाए जिसकी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन एडवोकेट अश्विनी दुबे, अभी वापस आता हूं संजय जी, कुमार जी और अर्नब वित्तल के पास एक एक करके आना चाहता हूं। संजय कुमार जी, सबसे पहली बात तो आपको लगता है कि जो सवाल अभी शुरुआत में आपने रखे, आपने बोला कि ये सो एंड सो कारण था जिसकी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, आपको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने वो बेहद संतोषजनक तरीके से उस पर स्पष्टीकरण और फैसला सुना दिया है? और अभी जो लियाकत साहब जो बात बोल रहे थे कि चुनौती अभी भी दी जा सकती है अगर मैलिफाइड इंटेंशन यानी कि बदनीयती अगर साबित हो जाए, ऐसे में मैं आपका मत जानना चाहता हूं क्योंकि हम वकील नहीं है साहब, आप हैं। दो बातें, पहला जवाब सूक्ष्म में, मेरे ख्याल से ये संपूर्ण जजमेंट है, इसके बाद अब कोई इस पे जजमेंट आना नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो अभी कह रहे थे कि इस पे दोबारा अगर मालाफाइड है तो इसको दोबारा किया जा सकता है, नहीं। कोर्ट ने क्या कहा, आर्टिकल 3 है एक। देखिए, आप स्वतः देखिए, आज से 75 साल की इस जर्नी में कई स्टेट बने, उत्तर प्रदेश को तोड़ के उत्तरांचल बना, झारखंड बना। ये जब भी ये स्टेट बने या स्टेट की बाउंड्रीज चेंज हुई, यहां पे भी हुई हैं, देखिए ना आप, दो बन गए, जम्मू एंड कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए गए। तो जब भी ये कदम उठेगा, आर्टिकल 3 का मैंडेट है कि वो स्टेट असेंबली ही उसको पास करके भेजेगी।
ठीक है। आज कोर्ट ने क्या कहा, आर्टिकल, ये बहुत अहम बात है, उन्होंने कहा पावर ऑफ आर्टिकल 3 शेल बी कंस्टिट्यूट लेटर। इसको बाद में कंस्टिट्यूट करेंगे हम पावर ऑफ 3 में, पावर वेदर पावर ऑफ आर्टिकल 3 में ये आता है कि नहीं, इसको हम बाद में कंस्टिट्यूट करेंगे। ये बात कही है आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने। तो मेरा मानना ये है, पहली बात तो वो मालाफाइड वाली बात जो है वो मुझे कहीं दिखी नहीं है इस तरीके से, और मेरे हिसाब से ये परिपक्व है, पूर्ण है जजमेंट, इसके बाद अगला स्टेप नहीं होना चाहिए कोई भी। दूसरी बात, जैसा मैंने बताया, अभी उस पर्टिकुलर पॉइंट को ओपन छोड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, खाली छोड़ दिया है कि ये इस पे क्या होना चाहिए रास्ता, इस पे उन्होंने निर्णय नहीं दिया, जहां तक मेरा विवेक कह रहा है। जी बिल्कुल। एक मेरा सवाल संजय जी आपसे ये भी था कि जो सवाल आप पूछ रहे थे शुरुआत, जिस वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, मसलन जब प्रेसिडेंट रूल लगा है और प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिसाब से ओथ लिए हैं, तो उसके बाद स्टेट की डेफिनेशन क्या हो, आपको लगता है ये सब अब स्पष्ट हो गया है इस जजमेंट के बाद? इस जजमेंट से इस पर्टिकुलर परिप्रेक्ष्य में, अर्थात क्योंकि बाकी कहीं पे तो ऐसा हालात है नहीं, यही एक हमारा प्रदेश था जहां पे इस तरह के हालात थे, 2 कॉन्स्टिट्यूशन और तमाम चीजें, तो इस पर्टिकुलर उसमें अब ये लॉ सेटल्ड हो गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसमें अब कोई दखलंदाजी हो नहीं सकती। अर्नब मित्तल के संजय जी यहाँ पर आना चाहते हैं, क्लोजिंग कमेंट्स ले लें सब लोग। एक छोटी सी बात मैं जरूर कहूंगा, ये जो लियाकत साहब ने बात उठाई, ये सारी बातें इस मैटर में डिस्कस हो गई हैं, ये जो ऑर्डर आया है, पहली बात। और दूसरी बात, 99 पॉइंट नहीं है, वो 99.9% रिव्यू पिटीशन डिसमिस होती है, क्योंकि आइदर देयर शुड बी सम एरर ऑफ फैक्ट और सम एरर ऑफ लॉ। तो वो मुझे प्रतीत नहीं होता कि शायद निकाल पाएंगे लियाकत साहब या और भी कोई लोग जो इसकी पार्टी हैं। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, हरकुलियन टास्क टू गेट दिस एनी रिलीफ। और अब आपको नमस्कार, द रेड माइक मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जैसे कि हमने आपको पूरे हफ्ते बताया, एक नया कार्यक्रम है, ये एक डिबेट शो नहीं है, ये एक मंच है मंथन की। यहाँ पर हम जुटते हैं ये जानने के लिए कि जिस चीज पर हम बहस करना चाहते हैं उसके तथ्य क्या है, उसको समझा कैसे जाए, तभी तो मत बनाया जाएगा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर मोहर लगा। क्या है पूरा मामला, पहले तो आपको यह बताएं। तो जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। अगले साल 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने होंगे, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अनुच्छेद 370 युद्ध जैसी स्थिति के लिए एक अंतरिम प्रावधान था, टेम्पररी अरेंजमेंट था, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 हटा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान यह हटा था अनुच्छेद 370, तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। आपको याद होगा 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने यह धारा हटा दी थी और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अब चुनौती नहीं दी जा सकती, यह एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन जहां चुनौती नहीं दी जा सकती है वहां पर लोग इस पर क्या प्रक्रिया बनाएंगे या क्या सोचते हैं वो अभी भी चालू है। लोग अपना अपना मत बना रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी बना रहे हैं। आपने देखा होगा चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर कश्मीर से और नेता हो, उन सब का यह कहना है कि वो इस जजमेंट से संतुष्ट नहीं है या एग्री नहीं करते। लेकिन अब इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पीठ ने यह फैसला लिया है। इसके साथ साथ वकील भी अपना अपना तर्क दे रहे हैं। मंच पर जो मंथन होता है उसमें आज हम पूरा प्रयास करेंगे आपको पहले समझाएं कि आप जो मत बनाना चाहते हैं वो दरअसल किस चीज पर बनाए। तो हमने सोचा आज मंच के इस मंथन में जितने लॉयर्स जो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने के बाद बारीकी से स्टडी कर चुके हैं, उनसे समझने की कोशिश करें, उनसे जानने की कोशिश करें
कि मत क्या बनाया जाए। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं यहां पर हमारे मेहमानों का, एक एक करके उनको जरा स्क्रीन पर लाते हैं। एडवोकेट अश्विनी दुबे हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, आपका बहुत स्वागत। एडवोकेट अर्नब मित्तल, आप भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं संजय कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मंच पर। और नसीम लियाकत साहब एडवोकेट, आपका भी बहुत स्वागत हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसके सही मायने में मायने क्या है। तो सबसे पहले अर्नब जी मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। अदालत ने जो निर्णय सुनाया है उससे एक चीज स्पष्ट हो गई है कि अब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन इज हियर टू स्टे, अब ये नहीं हटेगा। लेकिन जो नुआंसेस हैं, जो फाइनर पॉइंट्स हैं, उनको किस तरीके से समझा जाए। इसके अंदर बेसिकली क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने आज कि उन्होंने कहा आर्टिकल 367 जो इंटरप्रिटेशन करता है आर्टिकल 370 की, उसके अंदर कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आपको रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा बिफोर मेकिंग एनी चेंज। सो सिंस द जम्मू कश्मीर वाज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, therefore all the powers of the state assembly were vested with the president of India, that is with the union government. Therefore जो उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए अपने इस दौरान, तो उनके लिए उन्हें स्टेट असेंबली की कंकरेंस नहीं चाहिए थी, बल्कि यूनियन ऑफ इंडिया की कंकरेंस चाहिए थी, जो कि उन्हें ड्यूली मिली। और इस वजह से जो भी इनका एक्शन लिया गया उसे वैलिड करार दिया गया। इसी के एडिशन में जस्टिस कॉल ने इसमें एक और चीज कही है कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन फोरम भी बनाया जाएगा सो एज टू लुक टुवर्ड्स द एट्रोसिटीज, जितनी भी एट्रोसिटीज लोगों पे हुई है 1980 से लेके अब तक, उसके ऊपर भी उनका विचार करा जाएगा। तो ये एक तरह से बहुत ही प्रोएक्टिव स्टेप है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लिया है आज। और मैं कई लोग इस जजमेंट का इंतजार कर रहे थे। और ओवर एंड अबव आई आल्सो फील दैट आज की डेट पे द एप्लीकेशन ऑफ 370 को वापस लेना वाज टू लेट इन द डे, लाइक एज हैपेंड इन द जजमेंट ऑफ जो नोटबंदी की आपकी जजमेंट थी, उसमें जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि देयर वर अ फ्यू इश्यूज with the judgment, but with the action taken by the government, but it was too late in the day to actually take back that particular action. My personal opinion is that in case they would have held that abrogation of 370 is unconstitutional, so it was too late in the day to actually give out such a judgment. जी संजय कुमार जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं इस जजमेंट को? देखिए, कई इसके इम्पोर्टेंट पहलू हैं जिन पे इसको चैलेंज किया गया था। देखिए क्या है कि मुझे याद है मैं उस दिन कोर्ट में ही था जब तकरीबन 23 के करीब एप्लीकेशंस हो गई थी और लोग मेंशन कर रहे थे पांचों जजेस के समक्ष के हमारे भी एप्लीकेशंस हैं। तो कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अब हम कोई भी एप्लीकेशन नहीं लेंगे, कोई भी फ्रेश पिटीशन एंटरटेन नहीं होगी इस विषय पे, और इन सब पिटीशंस को जोड़ के हम अपना इसकी सुनवाई शुरू करेंगे। ये मैं आपको साढ़े तीन साल प्री कोरोना का बता रहा हूं। उसके बाद बेसिकली इसमें इसको चैलेंज किन ग्राउंड्स पे किया गया था उनका अवलोकन यहां करना निहायत आवश्यक है। अगर आप देखें कि कौन कौन सी ग्राउंड्स को उसको चैलेंज किया गया था, क्या वो लीगल पहलू थे जो बार बार ये भी कह रहे थे कि ये जो कदम उठाया गया है ये सही है कि नहीं है, उन पहलुओं को जानना भी बहुत आवश्यक है। अगर आप कहें तो मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूं जो जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले बात, कोई भी इस तरह का अगर कानून पास किया जाता है तो 370 में ही लिखा है कि स्टेट को उसका अप्रूवल करना पड़ेगा। और स्टेट का मायना इन जिन लोगों ने चैलेंज किया उनके हिसाब से था स्टेट असेंबली को अप्रूव करना चाहिए। 370 में तीसरे क्लॉज में लिखा हुआ है कि जब आप अगर इसको तरमीम करना चाह रहे हैं या हटाना चाह रहे हैं, 370 को चेंज करना चाह रहे हो प्रोविजन को, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास वो पावर है, ना कि किसी और के पास। तो 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी तब तक थी, यानी कि एक लंबा अरसा 7-8 साल तक संविधान के आने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां पे हुआ करती थी जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस चीज को सही समझा कि ये परमानेंट फीचर है, इट इज नॉट ए फीचर विच कैन बी चेंज्ड। इसी वजह से उन्होंने इसको चेंज करने के लिए कुछ नहीं कहा। फिर बात उठी इस तरह की कि जैसे जो गवर्नर हैं उन्होंने किस में ओथ लिया, किस
आपको मालूम है उस वक्त जो गवर्नर ने अपनी ओथ ली थी काम करने की, वो ली थी जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो क्या जिसके तहत मैंने ओथ ली है मैं उसी को एब्रोगेट कर सकता हूं? ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आई थिंक मुद्दा था। तो इस तरीके से कई चीजें। फिर क्या पार्लियामेंट के पास पावर थी? पार्लियामेंट की अमेंड करने की क्षमता, कौन सा नियम लगना चाहिए था जो 368 में पावर्स दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस तरह से आप अमेंड कर सकते हैं? क्या उनको 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता थी या सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता थी, या 12 जो 50% स्टेट्स का भी अप्रूवल होना चाहिए था? तो ये तमाम पहलू थे जिन पर इसको चैलेंज किया गया था। और उसके बाद आज आपने जो निर्णय देखा, इन्हीं तमाम मुद्दों पे निर्णय आया, जैसा अभी अमन भी बता रहे थे। और उस निर्णय पे आई थिंक बाद में चर्चा होगी अभी इस कार्यक्रम। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा क्योंकि आपने वो कारण गिनाए जिसकी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन एडवोकेट अश्विनी दुबे, अभी वापस आता हूं संजय जी। अश्विनी दुबे, इसमें जो सारी टेक्निकलिटीज जिस पर चिंता लोगों को थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, आज एक चीज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोली और मैं उनको कोट कर रहा हूं, वो कहते हैं एवरी डिसीजन टेकन बाय द यूनियन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल रूल इज नॉट ओपन टू चैलेंज, दिस विल लीड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट टू अ स्टैंड स्टिल। तो क्या हम ये माने कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो जितनी संजय कुमार जी बात बता रहे थे, ये बहुत स्पष्ट तरीके से बोल दिया गया है कि अब इस मुद्दे पर जो डाउट थे वो आर्ग्यूमेंट खत्म, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि जो फैसला यूनियन ने लिया, जैसे कि यहां पर मैं समझ सकता हूं एक स्टेट शब्द की डेफिनेशन को लेकर के संजय जी ने अपनी बात रखी कि स्टेट क्या होता है, स्टेट मतलब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या स्टेट मतलब द इंडियन स्टेट? नहीं, ऑफ कोर्स ये तो आपको लगता है ये बहस सेटल हो गई है? नहीं, देखिए, बहस तो सेटल नहीं हुई है, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो बहस समय समय पर सुविधाजनक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग करते रहेंगे। लेकिन एवरी डिसीजन से अगर वर्ड हम देखें तो यह है कि ऐसा भी नहीं है कि 356 का कहीं बेजा इस्तेमाल हो रहा है तो यूनियन जो है उसमें इंटरफेयर अगर यूनियन करती तो कोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन जहां इस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई, वहां पर 2-3 बातों को महत्वपूर्ण तरीके से देखना होगा कि जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का कोई अधिकार नहीं है, ये कोर्ट की टिप्पणी समझना पड़ेगा। दूसरा, 370 एक अस्थायी प्रावधान था और सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा बहाल हुआ और उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जो डिस्कशन किया, उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को कहा, देखिए संकेत जी, की स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट रिटेन एनी एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी after the execution of the instrument of annexation and the issuance of proclamation on 15 November 1949। यानी जो आंतरिक संप्रभुता की बात वहां की सरकारें, वहां के राजनेता प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन के माध्यम से, आर्टिकल 35A एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से जो आया उसके माध्यम से जो कह रहे थे 370 को एब्रोगेट करें, तो कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया कि जो आंतरिक संप्रभुता की बात कर रहे हैं वो 25 नवंबर 1949 का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उसमें नहीं था। दूसरा, 356 के डिसीजन के आर्टिकल की जिसकी बात अभी आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें साफ तौर पर कहा कि क्योंकि आर्टिकल वो प्रावधान है अनुच्छेद 356 कि अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रेसिडेंट सर्टेन कारणों की वजह से समय समय पर कर सकते हैं। लेकिन यहां के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, क्योंकि ये पूरा एक ड्यूबियस गेम चला पॉलिटिकल अपीजमेंट को लेते हुए उस समय से लेकर अब तक, और इसीलिए जो है उन्होंने कहा कि एवरी स्टेट जो यूनियन का सारा डिसीजन है वो चैलेंजेबल नहीं है, खासतौर से। दूसरा, जम्मू कश्मीर की जो इंटरनल सॉवरेनिटी की बात हुई वो किसी दूसरे राज्यों से डिस्टिंग्विश नहीं की जा सकती है, इसलिए कि आप एक अपना आंतरिक संविधान लेकर के आ गए। इसलिए कोर्ट ने कहा कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट हैव इंटरनल सॉवरेनिटी व्हिच इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द अदर स्टेट्स इन द कंट्री। तो अब ये भी बात आप देखेंगे तो आर्टिकल 356 के साथ साथ अगर हम 370 के कॉन्टेक्स्ट में देखें, ये भी वहां पर लागू। तो दूसरा, इन्होंने कहा कि 370 एक एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है, सॉवरेनिटी नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है।
संकेत जी, मैं आपको पहले इसलिए बधाई नहीं दे पाया शुरू में, आप एक बहुत सहज, सुगम, उपलब्ध, निष्पक्ष, पारदर्शी द रेड माइक के रूप में आम व्यक्ति को सरल भाषा में प्लेटफॉर्म दिया है, और मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों जैसे संकेत उपाध्याय शाइन करते हैं, ये द रेड माइक भी देश में शाइन करने वाला है और आम आदमी को सुनो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शुरू में बोलता लेकिन आपने प्रश्न में फंसा दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लियाकत साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे बहुत स्पेसिफिक चीजें पूछना चाहता हूं जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ। मैं कोट कर रहा हूं। सबसे पहली बात, आर्गुमेंट ऑफ पिटिशनर्स दैट यूनियन कैन नॉट टेक एक्शंस ऑफ इररिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस इन द स्टेट ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल रूल इज नॉट एक्सेप्टेड। सेकंड, argument of the petitioners, can the parliament only make the law making powers of the state when the presidential rule is in force is not accepted. Whether Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty or internal sovereignty when it joined the Union of India, we have held no. तो ये जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुत स्पष्ट रूप से इन सब चीजों को स्पेल आउट कर दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं आप कैसे देखते हैं इसको। Thank you, Sanket ji, for having the voice from this side of the country also. बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, and we respectfully say that we respectfully disagree with this judgment. बहुत सारी बातें हैं, पैनलिस्ट्स ने की बातें इसके ऊपर। आर्गुमेंट्स, ये वो फोरम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद हम यहाँ आर्गुमेंट्स करें पॉइंट्स पे, मगर हम अपना पर्सपेक्टिव बता सकते हैं कि व्हाई वी आर डिसएग्रीइंग दो रिस्पेक्टफुली विद दिस जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जी, जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम ने कहा, आपने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब दो बातें समझने की हैं इसमें। एक तो ये जरूरी था, ये आर्टिकल 370 में ही था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी असेंट अगर मिलेगी तब जाके पार्लियामेंट इस पे कोई एक्शन ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और इस हमारे इस आर्गुमेंट को नहीं माना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्योंकि 7 साल के बाद ही सीज हो गई थी तो कैसे उसकी असेंट ली जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इनकाद उसका हुआ था, उसको एस्टेब्लिश किया गया था only for the purpose of framing the Jammu and Kashmir constitution. It had 7 years, it deliberated for 7 long years on this subject, whether to give their assent to the union to abrogate 370 or not. ये बात आपको हिस्ट्री से पता चलेगी और मानने वाली बात है कि उन 7 सालों में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको एब्रोगेट करने के लिए अपनी असेंट नहीं दी थी, thereby meaning that the article had attained the nature of permanence, because इसमें एक क्लॉज था कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलेगी तब इसको खत्म किया जा सकता है। और क्यों ये लिखा गया था? इसलिए to know the aspirations of the public of Jammu and Kashmir. Constituent Assembly के members, they were those who were representing the aspirations of the public. अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि Constituent Assembly नहीं रही, उसके बाद Legislative Assembly ने आना शुरू कर दिया। Legislative Assembly का more or less वही character था. They used to represent the aspirations of the people of Jammu and Kashmir. Since Jammu and Kashmir is a party to this dispute, is a party to this subject, तो उनकी assent लेनी जरूरी थी। अगर आप कहते हैं कि Constituent Assembly सीज हो गई थी, खत्म हो गई थी, तो assent लेनी थी जम्मू एंड कश्मीर Legislative Assembly की। आज Legislative Assembly भी नहीं थी और आपने ये किया किस तरह, Legislative Assembly को खत्म करके वहाँ प्रेसिडेंट का रोल लगा के, और प्रेसिडेंट ने फिर उसको वो कर दिया, प्रोमोट कर दिया उस ऑर्डर को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक बात संकेत की बड़ी इंटरेस्टिंग है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज की जजमेंट में कहा कि दिस मैटर कैन बी जुडिशियली रिव्यूड बाय द कोर्ट ओनली ऑन द ग्राउंड दैट इफ द पिटिशनर चैलेंजिंग दीज मैटर्स प्रूव्स टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट that the union has done it with a mala fide intention. Only on one ground the Supreme Court has said, एक ग्राउंड के ऊपर इसको हम रिव्यू कर सकते हैं अगर मैलाफाइडी प्रूव हो जाए स्टेट की। ये मैलाफाइडी नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है। आप जानते हैं जब यहाँ पे पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट होती थी
और जब ये गवर्नमेंट इनकी टूट गई, उसके बाद आप जानते हैं ऑन रिकॉर्ड है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को सपोर्ट दी। द लेटर ऑफ सपोर्ट वाज विद द लीडर ऑफ पीडीपी। गवर्नर सेड दैट आई हैव नॉट रिसीव्ड द फैक्स, my fax is not working and I have not been able to receive the support, and therefore they imposed president rule here, and then they usurped the powers of even the legislative assembly. अब constituent assembly नहीं थी, आपने legislative assembly को भी illegally खत्म किया. This was prima facie proved that malafide intentions nullified has malafidely. नहीं तो लियाकत साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी भी इस ग्राउंड पर अभी भी इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है कि इरादे नेक नहीं थे? No, the other learned friends on your panel will say about this. Since I'm not a Supreme Court lawyer and I have not gone through the text of the judgment, I cannot at this point say whether this judgment can be challenged. मैं जरा ये अगर लियाकत साहब आप इजाजत दें, संजय कुमार जी और अर्नब वित्तल के पास एक एक करके आना चाहता हूं। संजय कुमार जी, सबसे पहली बात तो आपको लगता है कि जो सवाल अभी शुरुआत में आपने रखे, आपने बोला कि ये सो एंड सो कारण था जिसकी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, आपको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने वो बेहद संतोषजनक तरीके से उस पर स्पष्टीकरण और फैसला सुना दिया है? और अभी जो लियाकत साहब जो बात बोल रहे थे कि चुनौती अभी भी दी जा सकती है अगर मैलिफाइड इंटेंशन यानी कि बदनीयती अगर साबित हो जाए, ऐसे में मैं आपका मत जानना चाहता हूं क्योंकि हम वकील नहीं है साहब, आप हैं। दो बातें, पहला जवाब सूक्ष्म में, मेरे ख्याल से ये संपूर्ण जजमेंट है, इसके बाद अब कोई इस पे जजमेंट आना नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो अभी कह रहे थे कि इस पे दोबारा अगर मालाफाइडे है तो इसको दोबारा किया जा सकता है, नहीं। कोर्ट ने क्या कहा, आर्टिकल 3 है एक। देखिए आप स्वतः देखिए, आज से 75 साल की इस जर्नी में कई स्टेट बने, उत्तर प्रदेश को तोड़ के उत्तरांचल बना, झारखंड बना। ये जब भी ये स्टेट बने या स्टेट की बाउंड्रीज चेंज हुई, यहां पे भी हुई हैं। देखिए ना आप, दो बन गए, जम्मू एंड कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए गए। तो जब भी ये कदम उठेगा, आर्टिकल 4(3) का मैंडेट है कि वो स्टेट असेंबली ही उसको पास करके भेजेगी, ठीक है। आज कोर्ट ने क्या कहा, आर्टिकल, ये बहुत अहम बात है, उन्होंने कहा पावर ऑफ आर्टिकल 3 शैल बी कंस्टिट्यूट लेटर। इसको बाद में कंस्टिट्यूट करेंगे हम, पावर ऑफ 3 में, वेदर पावर ऑफ आर्टिकल 3 में ये आता है कि नहीं, इसको हम बाद में कंस्टिट्यूट करेंगे। ये बात कही है आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने। तो मेरा मानना ये है, पहली बात तो वो मालाफाइड वाली बात जो है वो मुझे कहीं दिखी नहीं है इस तरीके से, और मेरे हिसाब से ये परिपक्व है, पूर्ण है जजमेंट। इसके बाद अगला स्टेप नहीं होना चाहिए कोई भी। दूसरी बात, जैसा मैंने बताया, अभी उस पर्टिकुलर पॉइंट को ओपन छोड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, खाली छोड़ दिया है कि ये इस पे क्या होना चाहिए रास्ता, इस पे उन्होंने निर्णय नहीं दिया, जहां तक मेरा विवेक कह रहा है। जी बिल्कुल। एक मेरा सवाल संजय जी आपसे ये भी था कि जो सवाल आप पूछ रहे थे शुरुआत, जिस वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, मसलन जब प्रेसिडेंट रूल लगा है और प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिसाब से ओथ लिए हैं, तो उसके बाद स्टेट की डेफिनेशन क्या हो, आपको लगता है ये सब अब स्पष्ट हो गया है इस जजमेंट के बाद? इस जजमेंट से इस पर्टिकुलर परिप्रेक्ष्य में, अर्थात क्योंकि बाकी कहीं पे तो ऐसा हालात है नहीं, यही एक हमारा प्रदेश था जहां पे इस तरह के हालात थे, 2 कॉन्स्टिट्यूशन और तमाम चीजें। तो इस पर्टिकुलर उसमें अब ये लॉ सेटल्ड हो गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसमें अब कोई दखलंदाजी हो नहीं सकती। अर्नब मित्तल के पास जाते हैं। जी मित्तल साहब। जी थैंक यू संकेत। इसके अंदर जो आप, मैं आई एग्री विद संजय जी, जो उन्होंने कहा कि हाँ इस पे ये पूर्ण जजमेंट आ चुका है, परंतु इसके अंदर आप देखिए रिव्यू का ऑप्शन आपके पास अभी भी है। जैसे लियाकत जी ने कहा, मैलाफिडे इंटेंशन या कोई भी और एस्पेक्ट के ऊपर अगर वो कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ उठा सकते हैं, तो दैट कैन आल्सो बी बॉट बिफोर द कोर्ट अंडर द रिव्यू। तो रिव्यू एक बार हो जाता है, तो रिव्यू में एक बार, जैसे अभी आप देख सकते हैं, जैसे सेम सेक्स मैरिज के ऊपर था,
जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद एक रिव्यू फाइल हुआ जो कि एक्सेप्टेड कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और उस पर फिर से हियरिंग होगा। वैसे ही इस वाली जजमेंट के ऊपर ये आपका ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भी रिव्यू पिटिशन की गुंजाइश रहती जी है। जी। तो इसके अंदर जी नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। जैसे अभी लियाकत जी ने कहा मैलिफिडे इंटेंट है, या और भी कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या कोई भी इशू उठता है, तो कोई भी इसके अंदर अपना अगला अपना लोकस दिखाते हुए दे कैन फाइल अ रिव्यू पिटिशन। जी, अश्विनी दुबे, लियाकत साहब ने वो तर्क बताया जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि मैलिफाइड इंटेंशंस थे। उनका ये कहना है कि जब राजनीतिक रूप से जैसे लियाकत साहब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि अब उनकी सरकार नहीं बनेगी और दो और कोई पक्ष साथ में आकर के सरकार बना देंगे और फैक्स मशीन वाली बात हो गई, इसके चलते ये कदम उठाया गया, तो ये अपने आप में एक मैलिफाइड इंटेंशन है, ऐसा वो मानते हैं। इस पूरे प्रकरण पर या ये जो बात उठाई जा रही है, इस पर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग? मैलिफाइड इंटेंशन तब होता जब एक्स्ट्रानियस एक्सरसाइज किया जाता पावर का, जिसमें कि संविधान सम्मत बहस नहीं चली होती, या संविधान सम्मत निर्णय नहीं लिए गए होते, या अनुच्छेद 1 को अनुच्छेद 370 पार्ट 1 के साथ और पार्ट 3 के साथ लेते हुए पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई होती। संविधान सम्मत बात तब होती जैसे बिना किसी संविधान, जिसमें लोकसभा में या राज्यसभा में बहस के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से आ गया आर्टिकल 35 से, वो एक कहते कि मिलाफाइडी है या एक रीजनेबल नेक्सस जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड है, इसलिए वो चैलेंज होना चाहिए। देखिए, जो एक्सरसाइज है जो प्रेसिडेंट अपने पावर का करता है, वो एक्सरसाइज दो तरह से, जब आर्टिकल 368 में एक व्यवस्था दी गई कि संविधान के किसी भी पार्ट को, अगर वो डॉक्ट्रिन नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का, जिसको केशवानंद भारती के केस में कहा गया, तो वो जो है उसको परिवर्तित किया जा सकता है। इसीलिए संकेत जी आप याद करिए कि जिस समय बहस चल रही थी, तो बहस के दौरान एक विषय यह भी आया था कि जिस पावर से 370 लाया गया, उसी पावर से उसको हटाया भी जा सकता है। यानी जो व्यक्ति अगर ये चैलेंज करने की बात कह रहा है कि इसमें मेलाफाइडी, तो प्राइमा फेसी उनको ये भी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि मेलाफाइडी के ग्राउंड क्या क्या है। और अगर ये कहें कि सरकार, तो सरकार जैसी बात तो किसी भी वहां पर है ही नहीं है। सवाल यह है कि जब संविधान हमारे देश का हम प्रीएम्बल को खोलते हैं, वहां से लेकर आखिरी पन्ने तक कहीं इंटरनल सॉवरेनिटी की बात नहीं करता है। हर जगह ये नहीं कहता कि स्टेट्स अपने संविधान बनाएंगे। स्टेट्स के नो डाउट स्टेट लिस्ट में कुछ कानून, कुछ बिंदु बनाने के जो पावर्स हैं, वो पावर्स हैं, लेकिन सेंटर के यूनियन के पावर्स यूनियन लिस्ट में वो उसको भी ओवरराइड करते हैं कई जगहों पर अगर हम देखें तो। लेकिन यहाँ वो भी विषय नहीं है। यहाँ संकेत जी विषय ये है कि क्या दो संविधान इस तरीके से इस देश में हो सकते हैं जिसके, जो हमारे देश का मूल संविधान है, वो जो उसकी आज्ञा नहीं देता, अनुमति नहीं देता। और इसीलिए कोर्ट ने कहा 368 में प्रावधान इसीलिए छोड़ा गया था कि समय आने पर जब कभी जरूरत हो इसको किया जाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बहस में आप देखिए, सारी बहस तो लिपिबद्ध है। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस में कहीं पर एक दो संविधान की बात कहीं पर अगर आ जाए, देखिए, चाहे आप अंबेडकर से लेकर के कमलापति त्रिपाठी जी से लेकर के आप BN राव सर से लेकर के कहीं भी आप देखिए, अगर दो संविधान की बात हो कि राज्य अपने हिसाब से संविधान करेंगे, बना सकते हैं, तब तो आप कह सकते हैं कि आपके पास एक अपना आंतरिक संविधान हो सकता है। और उसी जम्मू कश्मीर के अगर हम संविधान की बात करें, तो वो संविधान का आर्टिकल 3 भी अगर आप उठा करके देखेंगे, तो उस आर्टिकल 3 में भी संविधान में पहला सबसे पहले यह होना चाहिए कि जो वहां की बात है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ साथ उसके हमारे संविधान, मूल संविधान पे कहीं पर डिफिनेशन नहीं, कहीं नहीं है। तो जो संविधान सम्मत नहीं था, तो उसके जुडिशियल रिव्यू का तो पावर सवाल मेलाफाइडी की बात ही नहीं है। हाँ, आज जो हुआ है, जो एब्रोगेट करते समय हुआ, वो जरूर एक बड़ी भूल थी जो सुधार ली गई और समय रहते सुधारी। इसमें कहीं राजनीति नहीं है, इसमें आंतरिक सुरक्षा है, इसमें एक्सटर्नल एक्सिजेंसीज से लड़ने की बात है।
इसमें इंटरनली देश को सुदृढ़ करने की बात है और जो संविधान सम्मत, और इसीलिए 5 जजेस ने कॉन्करेंट व्यू दिया। अब रही बात दूसरे विषय पर आ जाते हैं, रिव्यू की। 99% रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में खारिज होती हैं अब तक का शायद ही कोई इतिहास रहो। रिव्यू और क्यूरेटिव है, जहां पर की प्रश्न में, संवैधानिक प्रश्न में, क्वेश्चन ऑफ लॉ में कोई भूल हुई, जब 5 के 5 जजेस ने पूरे बिंदु बना करके और एक नहीं 5-5, 6-6 क्वेश्चंस फ्रेम करके, जैसे पहला क्वेश्चन कि क्या प्रोक्लेमेशन जो इशू हुआ था 356 का 19 दिसंबर 2018 को, बाद के एक्शन वो वैलिड है। दूसरा, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 में बना, जम्मू कश्मीर को जो बाइफरकेट करते हुए 2 यूनियन टेरिटरीज में, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है क्या? आर्टिकल 356 जब लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट का, इन सब बिंदुओं पर जब चर्चा हुई तो अब यहां पर प्रश्न में समझता हूं पिटीशन फाइल करना और उसमें डिसीजन लेना, दोनों में अंतर है। मेलाफाइडी नहीं, मेलाफाइडी जरूर पहले हुआ था, जो लोग राजनीतिक तरीके से देश में विभाजन की बात करते हैं। जी बिल्कुल। लियाकत साहब, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। देखिए, एक तर्क बहुत सारे वकीलों से, बहुत सारे जानकारों से बात करते वक्त, और खासतौर से कश्मीर घाटी में जो लोग थे, उनका यह मानना था कि अनुच्छेद 370 आया तो, लेकिन पिछले कई सालों में, और ये सिर्फ भाजपा की सरकार की बात नहीं हो रही है, इससे पहले भी जो सरकारें थी, लगातार उस अनुच्छेद 370 में समय समय पर धीरे धीरे उसको डाइल्यूट करती चली गई केंद्र सरकारें, कभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अलग अलग तरीके से। तो वो महज एक अनुच्छेद बन करके रह गया था, वो उसकी स्पिरिट धीरे धीरे वैसे भी खत्म हो गई थी जिसके लिए आप लड़ रहे थे, क्योंकि उसको कई समय से और धीरे धीरे करके ही कई दशकों से उसको डाइल्यूट करा ही जा रहा था। ये आपकी बात दुरुस्त है कि ओवर द ईयर्स, ओवर द पीरियड इसको जरूर डाइल्यूट किसी हद तक किया गया था, और मगर ये कि इसको पूरा ही खत्म कर देना, और वो भी जम्मू कश्मीर की आवाम की मर्जी के बिना, उनकी राय लिए बिना उसको डाइल्यूट कर देना, ये हम कहते हैं कि गलत हुआ है। ये जरूर है, आपकी बात सच है कि ये ओवर द पीरियड इसको डाइल्यूट जरूर किया गया था, मगर ये फिर भी था। ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सिर्फ मेरे लिए पीस ऑफ पेपर रह गया था। फिर भी हमारे पास 370 था और उसके जो फायदे थे वो हमारे पास मौजूद थे। मगर हमारा ये कहना है कि हमारी राय लिए बिना इसको खत्म कर देना, टोटली ही इसको स्क्रैप कर देना, ये गलत हुआ है। और थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं आपके दूसरे पैनलिस्ट, जो मैंने मेलाफाइडी की बात कही, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 370 को तोड़ना, पार्लियामेंट में बहस हुई, ये आपके किसी पैनलिस्ट ने कहा कि बहस अगर ना हुई होती पार्लियामेंट में तो मेलाफाइडी कहा जा सकता था, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं कहता हूं imposition of governor's rule when it was very much possible to form a government, that was मेलाफाइडी intention of the government। वो इम्पोजिशन ही मेलाफाइडी इंटेंशन के साथ हुआ था, जबकि गवर्नमेंट वहां उस वक्त बन सकती थी एक, और दूसरा कौन सी इतनी बड़ी जल्दी थी? अगर आपको गवर्नमेंट नहीं भी बनानी थी तो 6 महीने के अंदर इलेक्शंस करा के नई गवर्नमेंट आ जाती, आप ही की गवर्नमेंट आ जाती, और उस गवर्नमेंट के थ्रू असेंट लेके आप इसको अगर करते तो कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। मगर आपने असेंट जो है वो दूसरे तरीके से ली, गवर्नमेंट को खत्म कर दिया और इलीगली मेलाफाइडी खत्म किया, और फिर असेंट आपने गवर्नर से ले ली जो आपके ही भेजे हुए थे। दिस पार्ट इज मेलाफाइडी, एंड देन रिव्यू और एनीथिंग इज व्हेन इट इज अवेलेबल टू अस, we should be conveying to the honorable Supreme Court that मेलाफाइडी in fact was done before this। और ये कहना कि रिव्यू की पिटिशंस जो हैं वो 99% जो है वो डिसमिस हो जाते हैं, this will not debar us from going in review। अगर 1% भी वहां पे मंजूर होती हैं तो we will surely नहीं, जो कानूनी प्रावधान जो उपलब्ध है उसको आप या जो भी उसका इस्तेमाल करना चाहे वो निश्चित रूप से करे, भले उसका सक्सेस रेट कम हो या ज्यादा हो। वो आपकी बात एकदम दुरुस्त है। संजय जी यहाँ पर आना चाहते हैं, क्लोजिंग कमेंट्स ले लें सब लोग। एक छोटी सी बात मैं जरूर कहूंगा, ये जो लियाकत साहब ने बात उठाई, ये सारी बातें इस मैटर में डिस्कस हो गई हैं, ये जो ऑर्डर आया है, पहली बात। और दूसरी बात, 99 पॉइंट नहीं है, वो 99.9% रिव्यू पिटीशन डिसमिस होती है, क्योंकि आइदर देयर शुड बी सम एरर ऑफ फैक्ट और सम एरर ऑफ लॉ। तो वो मुझे
प्रतीत नहीं होता कि शायद निकाल पाएंगे लियाकत साहब या और भी कोई लोग जो इसकी पार्टी हैं. सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, हरकुलियन टास्क टू गेट दिस एनी रिलीफ. और अब आपको लियाकत साहब और अश्विनी दुबे, आपको ये लगता है कि अब जब देश की सर्वोच्चतम अदालत ने ये फैसला सुना दिया है, तो अब पूरा प्रयास ये होना चाहिए कि आप किस तरीके से अव्वल इसको एक्सेप्ट करें और फिर इसको इन इट्स स्पिरिट इंप्लीमेंट करें. और मैं स्पिरिट की बात कर रहा हूं अश्विनी जी, इस लिहाज से कि अब वहां पर भी एक सामान्य स्थिति बहाल, और सामान्य स्थिति तब होगी जब रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश होगा, जब गवर्नमेंट ऑफ द डे वहां पर एस्टेब्लिश होगी. 5-1 साल होने आ रहे हैं, वहां चुनाव नहीं हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आपको चुनाव कराने. ये अपने आप में एक कमजोरी नहीं दर्शाता है कि आपने एब्रोगेशन के बाद से अब तक वहां पर इलेक्शन नहीं हुआ? देखिए, वैलिडिटी ऑफ लॉ और वैलिडिटी ऑफ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी को पैरामाउंट रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की सॉवरेनिटी. मेरा सवाल लेटर एंड स्पिरिट से था, तो अब उसको स्पिरिट में जमीन पर उतारना है. बिल्कुल, इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन को और भारत सरकार को यह डिसीजन लेना चाहिए कि वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो. और इसीलिए देखिए, एक डेडलाइन फिक्स किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप सितंबर 2024 तक वहां चुनाव करवाएं, और चुनाव करवा करके जो वहां सरकार है वो सरकार चुने, डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट चुने. इस पर फिर भी चर्चा हुई है, और इस जजमेंट को ट्रू लेटर और स्पिरिट में, चूंकि संवैधानिक बेंच की जजमेंट है, कहीं पर कोई माइनॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, कॉन्करेंस है, सबका यूनानिमस डिसीजन है. यानी वो विद्वान जजेस ने जो जजमेंट पेन डाउन किया, जो लिखा है, उसको ट्रू लेटर और स्पिरिट पे वहां लागू हो, बजाय कि जो डिस्ट्रक्शन वाली शक्तियां हैं वो उस पे जो है चुनाव करने से रोके. ये समझना पड़ेगा कि वो भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा. और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी और पार्लियामेंट ने, तीनों ने सर्वसम्मति से माना. अब लियाकत साहब, ये चुनाव वाली बात पर आपकी क्या राय है? देखिए सर, इन ऑल अवेलेबल वर्ड्स ऑफ रिस्पेक्ट, वी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद दिस जजमेंट. एक बात. सेकंड, द मैटर हैज नॉट एंडेड हियर फॉर अस. आप जानते हैं, एक टाइम में संपित प्रकाश की जजमेंट आई थी जिसमें टोटली कंट्राडिक्टरी रिमार्क्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा था कि आर्टिकल 370 परमानेंट है. मगर बीजेपी, ये वो जजमेंट आने के बाद बीजेपी ने अपना गोल नहीं छोड़ा था, एंड दे फाइनली हैव सक्सीडेड इन एब्रोगेटिंग दिस. वी विल रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद दिस जजमेंट, बट वी विल कंटिन्यू आवर पीसफुल social, political and constitutional struggle to see that this is restored back one day. जहां तक आपने बात कही कि इलेक्शंस के बारे में, elections are long overdue in this state. It's been now 10 years that elections have not been held here. तो ये बहुत जरूरी था. We have already been time and again saying कि इलेक्शन करवाने चाहिए, मगर इलेक्शन नहीं हो रहे. असेंबली के इलेक्शन नहीं हो रहे, दीगर सारे बाकी इलेक्शन हो रहे हैं. पार्लियामेंट होने वाले हैं, यहाँ पहले पंचायत के भी हुए, यूएलबी के भी हुए. आई एम माई सेल्फ एम एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल. तो असेंबलीज के जो नहीं हो रहे थे, वी वेलकम दिस पार्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डेडलाइन दे दी गई है. कम से कम यहाँ इलेक्शन तो होंगे और कोई ना कोई जो असेंबली बनेगी उसकी आवाज भी सुनी जाएगी. वी वेलकम दिस पार्ट. Rest, we shall continue within the constitution ambit. We shall continue our struggle to see that this is restored back one day. चलिए, वक्त खत्म हो चला है. संजय कुमार जी, अश्विनी दुबे, नसीम लियाकत साहब और अर्नब मित्तल, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. देखिए, बहस ये राजनीतिक तौर से भी की जा सकती थी, लेकिन मंच पर जो मंथन होता है उसका पूरा उद्देश्य ही यही है कि पहले आप, इससे पहले कि अपना मत बनाएं, राजनीतिक मत बनाएं, तो कम से कम आप जान लें कि जो हुआ है उसमें फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, उसको समझा किस तरीके से जाए, ताकि आप और अच्छे से अपना मत बना सकें. आप चारों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने न केवल मेरा पर जनता का जो सुन रही थी उसका भी मत बनाने में सहयोग दिया है. द रेड माइक मंच में आज इतना ही समय है, लेकिन हम फिर मिलेंगे एक और मुद्दे के, उसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे. तब तक के लिए